हेलो गाइस, दिस इज आकाश। आज अपन बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये बायोलॉजी का बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबको पसंद आता है ये टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। तभी मैंने ये लिए। आसान भी टॉपिक है, मेरे लिए भी आसान रहेगा। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें दो वर्ड है, डाइजेस्टिव और सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव के अंदर अपने को डेफिनेशन देखनी डाइजेशन की। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है? तो डाइजेशन होता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? इनको सिंपली अपन लार्जर पार्टिकल्स बोल सकते हैं। ठीक है ना, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना क्या उसको क्या बोलेंगे? डाइजेशन। ठीक, अब इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अपने मेटाबॉलिज्म में कुछ रिएक्शंस पढ़ी होगी, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन है? ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? क्योंकि कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। कैटाबॉलिक में तोड़ने का काम होता है, एनाबॉलिक रिएक्शंस में जोड़ने का काम होता है। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो अपन बोल देंगे कि डाइजेस्ट सिस्टम में काम आने वाली रिएक्शन कौन सी होती है, तो उनको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो डाइजेस्ट सिस्टम में कौन सी रिएक्शन काम आती है? कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब अपन में एग्जांपल लेता हूँ कि भाई एक मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा है, तो अपन बात करते हैं कि पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो भी जितने भी पॉलीमर होंगे ना उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स ही बोलते हैं। ठीक है, वो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं इन कंपैरिजन टू मोनोमर्स। ठीक है, तो स्टार्च क्या है? पॉलीमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब स्टार्च का मोनोमर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या होता है भाई? ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब स्टार्च को इसके मोनोमर में तोड़ा जाएगा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, अब ग्लूकोज से अपनी बॉडी क्या करेगी? एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब भाई फंडा क्या डाइजेस्ट सिस्टम का? नेचर ने डाइजेस्ट सिस्टम बनाया क्यों है? नेचर ने अपने अंदर डाइजेस्ट सिस्टम को क्यों डाला है? ठीक है, तो इसके पीछे भी रीजन है भाई, डाइजेस्ट सिस्टम के पीछे भी रीजन। अपनी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ लेक्चर दे रहा हूँ तो मुझे भी एनर्जी चाहिए बोलने के लिए, तो अपनी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो अपन एनर्जी ऐसे तो है नहीं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की तरह अपन सीधा तार को हाथ लगेंगे अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, एनर्जी अपने को इनडायरेक्टली लेनी पड़ेगी और उसके लिए बॉडी को बहुत काम करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस करनी पड़ेगी, उस प्रोसेस से अपन को एनर्जी मिलेगी। तो अपन हेटरोट्रॉफ से अपन खुद अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है ना, अपन डिपेंडेंट है दूसरे प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। तो अपन जो भी प्लांट्स से कुछ भी है अपन फूड को इंजेक्ट करेंगे अपने बॉडी के अंदर, अपन लेंगे उसको माउथ के द्वारा, तो वो पूरा फूड एक प्रोसेस के द्वारा गुजरेगा। ठीक है ना, उस फूड को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, वो प्रोसेस को जो प्रोसेस बोलते हैं उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? अब एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे चीजें मिलकर एक सिस्टम को बनाती है। ठीक है, अब डाइजेस्ट सिस्टम में ठीक है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, वो ऑर्गन्स मिलकर पूरा एक काम करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देंगे, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब भाई अपने बॉडी के अंदर अपन लगभग 12 सिस्टम पढ़ते हैं टोटल। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर टोटल 12 सिस्टम्स काम करते हैं। अब सिस्टम क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? अपन ने कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन, आपने कभी पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं तो अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो अपन स्मॉलर से शुरू करते हैं, तो अपन करते हैं एटम्स मिलकर बनाएंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाएंगे सेल। ठीक है, अब दो सिमिलर सेल और दो सिमिलर सेल मिलकर बनाएंगे। ठीक है ना, तो सिमिलर सेल्स मिलकर बनाएंगे टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू मिलकर बनाएंगे दो या दो से ज्यादा टिश्यू मिलकर बनाएंगे ऑर्गन। ठीक है, और दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाएंगे पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करेंगे। ठीक है, उसी ऑर्गन सिस्टम का एक पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। और भी ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, अपना नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अपना और भी सिस्टम है, हाँ सॉरी वो अपना क्या बोलते हैं इसको, इम्यून सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम, 12 सिस्टम है टोटल। ठीक है ना, 12 सिस्टम्स है जो अपन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। अब मैंने डाइजेस्ट सिस्टम को 6 पार्ट में डिवाइड किया। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, तो अपना जो डाइजेस्ट सिस्टम भी है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कई ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो फर्स्ट पार्ट आता है वो होता है माउथ, सेकंड आता है फेरिंग्स, थर्ड आता है इसोफेगस, फोर्थ आता है स्टोमक, फिफ्थ आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में 2 पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद में है एनस। ठीक है, एनस पे अपना डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट होता है। फिर
अब ये भाई इनके ऑर्गन्स है, डाइजेस्ट सिस्टम के ऑर्गन्स है। अब इन ऑर्गन को कुछ ग्लैंड्स असिस्ट करेगी, ठीक है ना, असिस्टेंट होगी उनकी, जो उनको असिस्ट करेगी कुछ काम से, कुछ वर्क्स करने के अंदर, ठीक है ना। तो वो असेसरी ग्लैंड्स कौन सी होगी, जो अपने माउथ के अंदर होती है वो होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, अपने स्टोमक के अंदर होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। फिर अपनी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी आती है लीवर, ठीक है। उसके बाद में आती है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के बाद में कुछ और ग्लैंड्स होती है जो अपने इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, उनको भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन अपन जब चैप्टर के साथ साथ उनको ये जो ऑर्गन्स आएंगे उनके अंदर पढ़ लेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टम के बाद में आती है हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट, हिस्टोलॉजी ऑफ, अच्छा हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन गट का मतलब क्या है, हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या बोलते हैं अपन, हिस्टोलॉजी। जैसे बायोलॉजी क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसी तरह हिस्टोलॉजी क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है ना, टिश्यू अपने जो उत्तक होते हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। अब ह्यूमन गट क्या है, डाइजेस्ट सिस्टम में ह्यूमन गट है, ठीक है ना, ह्यूमन गट को अपन को क्या बोल सकते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम को अपन क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन गट। एनसीईआरटी के अंदर ह्यूमन गट नाम आता है, शायद पता नहीं आता नहीं आता, लेकिन आता है शायद ह्यूमन गट, ठीक है ना। तो अपन हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट पढ़ेंगे कि अपने पूरे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर कितने टिश्यू लेयर है, सिरोसा, सबम्यूकोसा, सब मस्कुलरिस वगैरह जो टिश्यू स्ट्रक्चर्स आएंगे वो अपन पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट के अंदर। फिर ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद में आएगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। अब भाई अब जो ये ऑर्गन है इनका कुछ काम होगा, ठीक है, ये ग्लैंड्स का क्या काम, इन ग्लैंड्स की कुछ करेगी, तो वो क्या करेगी, वो करेगी डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, वो फूड का डाइजेशन करेगी। अब पहले सबसे पहले डाइजेशन होगा माउथ के अंदर, ठीक है, उसके बाद में डाइजेशन होगा स्टोमक के अंदर, उसके बाद में डाइजेशन इंटेस्टाइन। अब फेरिंग्स और इसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, ठीक है, एनस के अंदर भी डाइजेशन नहीं होता है, तो इन तीन पार्ट्स के अंदर डाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसके बाद में अपना मैक्रोमोलिक्यूल्स को उसके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया गया इन ऑर्गन्स के द्वारा, ठीक है। अब उन स्मॉलर पार्टिकल्स को भी आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने को भी प्रोडक्ट बना दी, ये प्रोडक्ट बन गया, इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बन गया, इस प्रोडक्ट को भी मार्केट में लॉन्च भी तो करना पड़ेगा ना, तो उस लॉन्च के लिए क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है उसका। एब्जॉर्प्शन कौन करता है, ब्लड, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उनका एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है ना, वो कौन होता है, ब्लड, ठीक है। वो ब्लड उसको कहाँ पे लेके जाता है, सेल्स के पास। सेल्स क्या करती है, उनका सेल्स उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है ना, उन पार्टिकल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेती है और अपनी बॉडी को एनर्जी जो पहुंचा देती है, ठीक है। फिर अपने बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन। अब कोई भी सिस्टम है तो उसके कुछ डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। अब डाइजेस्ट सिस्टम में मान लो कोई न्यूट्रिशन की कमी रहेगी अपनी बॉडी के अंदर, तो वो डाइजेस्ट सिस्टम को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये जो ऑर्गन्स है इनके अंदर भी कोई कमी हो गई, कोई किसी चीज की कमी आ गई, ठीक है ना, तो वो डिसऑर्डर हो जाएगा अपने डाइजेस्ट सिस्टम का पूरा। तो अपन डिसऑर्डर ऑफ डाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आते सम अदर पॉइंट्स, इसमें कुछ और पॉइंट्स भी पढ़ेंगे अपन डाइजेस्ट सिस्टम, जो यहाँ पे पूरे चैप्टर के अंदर जो अपने से छूट जाएंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अंदर जो पॉइंट छूट जाएंगे वो अपन लास्ट में ले लेंगे, ठीक है, सम अदर पॉइंट्स के अंदर। ये पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रोसेस होगी, ऐसे अपन पूरा डाइजेस्ट सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ज्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं, बड़ा आसान टॉपिक है डाइजेस्ट सिस्टम, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। और ये जो जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना, ये पूरे रटने लायक टॉपिक नहीं होते, ठीक है, इनको समझने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये अब टॉपिक ना अपने सिर्फ स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये अपनी जो रेगुलर लाइफ होती है उसमें बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्ट सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट कर देंगे अपन इसको 7 लेक्चर्स 8 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर अपने इसे पूरे 6 पार्ट पढ़ेंगे अपन। एक पार्ट को लगभग ये 2 पार्ट का कुछ छोटे छोटे पार्ट है जो एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ के अंदर 2 लेक्चर लगेंगे, तो मैक्सिमम 7 लेक्चर्स, ठीक है ना। 7 लेक्चर्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं वीडियो बनाऊंगा तो लगभग 3 या 4 वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो डाइजेस्ट सिस्टम ये हो गया, सम अदर पॉइंट्स, ठीक है। अपन अब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे माउथ, ठीक है ना। माउथ को अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो आएंगे उसके साथ लेते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।